बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम डेली बेस पे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कम्बिनेशन में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। जीएसटी जो है, जिसका जो कंप्लीट नाम है वो है गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी जो है मतलब पूरा नाम है इसका गुड एंड सर्विस टैक्स। अब ये जीएसटी जो है कौन सा टैक्स है, सबसे हमें ये पता होना चाहिए। ये है इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स है ये? इनडायरेक्ट। दो किस्म के टैक्स होते हैं हमारे पास, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो ये जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में, ये हमें पता होना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स है, 2017 में इसको इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। अब इसकी जो कहानी है वो हम थोड़ा सा समझते हैं कि जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। 2017 में इसको इंट्रोड्यूस्ड किया। बहुत सारे टैक्सेस जो हैं उनको कंबाइन करके एक जीएसटी टैक्स को बनाया गया। जैसे हमारे पास एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स था। उसके बाद वैल्यू एडिड टैक्स, जिसको हम वाट बोलते हैं। उसके बाद सर्विस टैक्स जो है, ठीक है। तो ऐसे जैसे टैक्स जो है इनको कंबाइन करके एक ही टैक्स बनाया गया, जिस टैक्स का नाम रखा गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि ये जीएसटी टैक्स जो है इसका एक बिल लाया जाता है, जिसको पास किया जाता है कब? 29 मार्च 2017 में इस टैक्स को पास किया जाता है। और ये बिल जो है हमारे पास इन्फोर्स में, इफेक्ट में कब आ जाता है? पास होने के बाद हमारे पास 1 जुलाई 2017 को। इसलिए 1 जुलाई जो हर साल जीएसटी डे इंडिया के अंदर मनाया जाता है। तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी जो है इफेक्ट में आया इंडिया के अंदर, ठीक है। और अगर हमें पूछा जाए कि जीएसटी जो है इंडिया के अंदर जो एक्ट लाया गया था, तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है जीएसटी एक्ट जो है इंडिया में लाया गया था? तो ये लाया गया था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017। ये भी हमें पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 2017 के तहत जीएसटी एक्ट जो है इंडिया में लागू किया गया था, जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है, ठीक है। और उस टाइम की जो फाइनेंस मिनिस्टर जो थी, वो जो इस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उस टाइम भी वही फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। कौन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब कुछ गुड्स जो है जिनको जीएसटी से एक्सक्लूड किया गया है, एग्जेम्प्टेड है, वो जितने भी हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं वो जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। इसके अलावा अल्कोहल जो है वो भी जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। और खादी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं ये भी हमारे जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो मेनली आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं: पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, खादी प्रोडक्ट्स। these आर द सम प्रोडक्ट्स विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। इन पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। तो ये था सब कुछ जीएसटी के बारे में, ठीक है। तो जैसे हमारे पास डायरेक्ट टैक्स है, तो जैसे हमारे पास कारपोरेशन टैक्स होता है, ये डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इनकम टैक्स जो है हमारी, ये डायरेक्टली हम टैक्स देते हैं अपनी इनकम से, ठीक है। कारपोरेशन टैक्स जो है ये भी डायरेक्टली दिया जाता है। इनकम टैक्स डायरेक्टली इनकम से काटा जाता है, दैट इज इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और भी बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स हमारे पास है। तो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन 2017, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज 101, जो हमें याद रखना है। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन जीएसटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस बाय विच द वाटर इज रिलीज्ड टू एटमॉस्फेयर फ्रॉम बोथ लैंड एंड प्लांट इज नोन एज। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिससे पानी जो है रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में,
एटमॉस्फेयर में वाटर रिलीज हो जाता है, लैंड से भी जाता है वाटर एटमॉस्फेयर में, और प्लांट से भी जो वाटर रिलीज होता है वो एटमॉस्फेयर में जाता है। इन दोनों प्रोसेस को, दोनों जो तरीके हैं, लैंड का जो तरीका है और प्लांट का जो तरीका है, उसको कम्बिनेशन में एक ऐसा प्रोसेस बोलेंगे, उस प्रोसेस का नाम क्या है। तो हमें पता है लैंड से जो वाटर रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, उस प्रोसेस को तो हम बोलते हैं एवेपोरेशन, और प्लांट से जो वाटर रिलीज होता है इन द एटमॉस्फेयर उसको बोलते हैं हम ट्रांसपायरेशन। लेकिन इन दोनों टर्म्स को मिला के हम क्या बोलेंगे, एवेपोट्रांसपायरेशन। एवेपोट्रांसपायरेशन, तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, क्वेश्चन है कि लैंड से जो वाटर एटमॉस्फेयर में जाता है, तो लैंड से वाटर एटमॉस्फेयर में जाएगा थ्रू एवेपोरेशन प्रोसेस से। प्लांट से जो वाटर रिलीज होगा, निकलेगा एटमॉस्फेयर में, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसपायरेशन। अब हो रहा है कि दोनों प्रोसेस को मिला के हम कौन सी टर्म देंगे, उसको बोलेंगे हम एवेपोट्रांसपायरेशन। ठीक है, एवेपोट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वाटर जो है हमारे पास रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, प्लांट से भी और लैंड से भी। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय। हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, कैसे गर्म होता है, क्या डायरेक्टली सोलर रेडिएशन से होता है, या जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से होता है, या शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से होता है, या दिए गए ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन से हमारा एटमॉस्फेयर डायरेक्टली हीट अप नहीं होता है। इसका जो मेन आंसर, करेक्ट आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर सी, जो शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से होता है। अब होता क्या है, जो सोलर रेडिएशंस जो आती हैं, ठीक है, डायरेक्टली, तो उन सोलर रेडिएशंस जो है वो हमारे अर्थ सरफेस पे जब पड़ती हैं, वो सोलर रेडिएशंस जो ऊपर से आती हैं वो जब हमारे अर्थ के सरफेस पे पड़ती हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, उससे अर्थ पे जब पड़ती हैं तो वो वहाँ से क्या हो जाती हैं, री रेडिएट हो जाती हैं। वो क्या हो जाती है, वहाँ से री रेडिएट हो जाती हैं, क्योंकि हमारी अर्थ जो है कुछ सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और जो जिन सोलर रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब करती है उसको बोलते हैं हम शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। ठीक है, मतलब जिस एनर्जी, कुछ एनर्जी को हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, जो एब्जॉर्ब हो जाती है उसको हम बोलेंगे शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ सोलर रेडिएशन जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, री रेडिएट हो जाती हैं वापस फिर से एटमॉस्फेयर में, और वो जो वापस हो जाती हैं उनको बोलते हैं हम लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशंस, और लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशंस को ही हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। तो इसी की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है मेनली गर्म हो जाता है। मतलब जो सोलर रेडिएशंस डायरेक्टली सन से आती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से जो है निकल के हमारे अर्थ सरफेस पे पहुंचती हैं। हमारा जो अर्थ सरफेस है, सरफेस ऑफ द अर्थ कुछ एनर्जी को, कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उन जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है उनको बोलते हैं हम शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, क्योंकि बहुत कम जो है अर्थ हमारी एब्जॉर्ब करती है। लेकिन कुछ उन रेडिएशंस को री रेडिएट वापस से रिफ्लेक्ट कर लेता है, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी को हम बोलेंगे लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, या इंफ्रारेड रेडिएशन भी हम इनको बोलेंगे। और ये रेडिएशंस जो हैं क्या करती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को हीट अप कर लेती हैं। अब वो कैसे हीट अप करती हैं, आपको पता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। अब ये ग्रीन हाउस गैसेज और ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस जो हैं, इन ग्रीन हाउस गैसेज को ट्रैप कर लेती हैं। ट्रैप करने के बाद, कैप्चर करने के बाद हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है गर्मी जो है ज़्यादा हो जाती है। उससे फिर हमारे पास क्या हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, और हमें गर्मी महसूस होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती है ना, जैसे हमें लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को इंफ्रारेड रेडिएशंस भी कहते हैं, इसको हम जो है इंसोलेशन भी बोलेंगे।
ठीक है, याद रखना है। इंसोलेशन, शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, इसको हम बोलेंगे इंसोलेशन। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, आल्सो नोन एज इंफ्रारेड रेडिएशन, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर जो है मेनली हीट अप हो जाता है। और मैंने आपको समझा लिया कि लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कौन सी होती हैं, शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कौन सी होती हैं। डायरेक्ट सोलर रेडिएशन जो है ये हमारे सन से जो है आती है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन इसी सोलर रेडिएशन की आगे ये दो टाइप्स हैं। इनमें से एक टाइप जो है अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाती है, एक री रेडिएट हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो फिर हमारे एटमॉस्फेयर को हीट अप कर लेती है और बाद में ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एटमॉस्फेयर की कौन सी 5 लेयर्स हैं। ठीक है, और जिस लेयर में जो है लाइफ है उस लेयर को क्या बोलते हैं, उसको भी आप मुझे बोलेंगे। और एक और क्वेश्चन है कि जो ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है वो एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में आती है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन दैट जॉइंस पॉइंट ऑफ इक्वल सैलिनिटी इन ओशन इज नोन एज। आपको पता है हमारे पास बहुत सारी लाइंस होती हैं जिसको हम आइसो लाइंस कहते हैं। और ये आइसो लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं, जो इक्वल पॉइंट्स को कनेक्ट करती हैं। ठीक है, ऐसे दो पॉइंट्स जिन दोनों पॉइंट्स की इक्वल वैल्यू होती है उनको कनेक्ट करने वाले लाइंस को आइसो लाइंस बोलती हैं। लेकिन अब ऐसे दो पॉइंट जिन दो पॉइंट्स पे सैलिनिटी बराबर हो उनको हम बोलते हैं आइसो हैलाइंस। उसको हम क्या बोलेंगे, आइसो हैलाइंस। ठीक है, अब ये जो आइसो हाइट्स जो होते हैं ना, ये वो दो पॉइंट्स होते हैं जहां पे क्या होती है, इक्वल प्रेसिपिटेशन होती है। ठीक है, इक्वल प्रेसिपिटेशन जहां पे हो उन दो पॉइंट्स को हम बोलेंगे आइसो हाइट्स। आइसोनीफ और ये इसमें कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो आइसो लाइंस वो लाइंस होती हैं जो ज्वाइन करती हैं दो इक्वल पॉइंट्स को, उनको हम आइसो लाइंस बोलेंगे। लेकिन हमारे पास बहुत सारी किस्म की आइसो लाइंस हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे दो दी हुई हैं, आइसो हैलाइंस जो इक्वल सैलिनिटी को कनेक्ट करेंगी, और आइसो हाइट्स ऐसे दो पॉइंट्स जहाँ पे इक्वल प्रेसिपिटेशन होता है उन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगी, उसको हम बोलेंगे आइसो हाइट्स। इस तरह से हमारे पास होता है आइसो बार। क्या होता है, आइसो बार। आइसो बार वो ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है जो कनेक्ट करता है इक्वल टेम्परेचर। जिन दो पॉइंट्स के ऊपर इक्वल टेम्परेचर हो उसको हम आइसो बार बोलेंगे। ठीक है, जिन दो पॉइंट्स का इक्वल एयर प्रेशर हो, जिन दो पॉइंट्स का इक्वल एयर प्रेशर हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आइसो बार। उसको हम क्या बोलेंगे, आइसो बार। जिन दो पॉइंट्स का इक्वल एयर प्रेशर हो उसको हम बोलेंगे आइसो बार, और जिन दो पॉइंट्स का इक्वल टेम्परेचर हो उसको हम बोलेंगे आइसोथर्म। आइसोथर्म्स, आइसोथर्म्स बोले थर्मल टेम्परेचर मतलब ही, तो जहाँ का टेम्परेचर इक्वल हो, जिन दो पॉइंट्स का टेम्परेचर इक्वल हो उसको हम आइसोथर्म बोलेंगे, और जिन दो पॉइंट्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो उसको हम बोलेंगे आइसो बार। आपको पता भी है कि बैरोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे पास पॉइंट्स, जैसे आइसो हैलाइन, आइसो हाइट्स, आइसोथर्म्स पढ़ा हमने और आइसो बार पढ़ा। तो 4-5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए इन लाइंस के बारे में जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ एन आइसबर्ग रिमेन्स अबव द सी लेवल। अब आपने लॉज ऑफ फ्लोटेशन पढ़े हुए हैं जिसमें फ्लोटिंग एंड सिंकिंग के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें डेंसिटी जो एक मेजर रोल प्ले करती है कि जिस चीज़ की डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो चीज़ डूब जाएगी, और जिस चीज़ की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो वो चीज़ जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करती हैं। अब उसी के बेस पे हमारे पास एक जनरल क्वेश्चन है जो हमें याद रखना है कि आइसबर्ग का कितना हिस्सा जो है सी लेवल के ऊपर रहता है। ठीक है, ये जब सी लेवल के ऊपर कितना रहता है, मतलब ये कुछ हिस्सा इसका पानी में इमर्स्ड रहता है, पानी के अंदर रहता है, कुछ हिस्सा पानी के बाहर रहता है,
फ्लोट करता है वो, तो वो रहता है 1/10 पार्ट। ठीक है, मतलब मान लो कि 90% जो है वो पानी के अंदर रहता है और 10% जो है वो पानी के बाहर रहता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, या लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बेस के ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, 9th-10th की साइंस में ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। नीचे हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनमें से गलत कौन सा मैच किया गया है वो हमने बताना है। मुस्लिम लीग की फाउंडेशन जो है 1906 में हुई थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चोरा चोरी इंसिडेंट 1919 में बोल रहा हो रहा है, ये गलत है, ये 1919 में नहीं 1922 में हुआ था और यही इसका करेक्ट आंसर है। डांडी मार्च जो है 1930 में हुआ था, करेक्ट आंसर है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में किया गया था, करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसके साथ कौन रिलेटेड है, महात्मा गांधी जी रिलेटेड हैं। डांडी मार्च के साथ भी रिलेटेड यही है, चोरा चोरी इंसिडेंट के साथ भी यही रिलेटेड है। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, हु इज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, हु रिमार्क्ड ओरिएंटल लर्निंग इज इंफीरियर टू द यूरोपियन लर्निंग, मतलब ओरिएंटल लर्निंग जो है यूरोपियन लर्निंग से इंफीरियर होती है, ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी लॉर्ड मैकले ने। ठीक है, लॉर्ड मैकले ने बोला था कि जो ओरिएंटल लर्निंग है वो यूरोपियन लर्निंग से इंफीरियर होती है। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो 1854 का, जिसको मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, तो ये भी आपको याद रखना है। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854, मैग्ना कार्टा कहा जाता है मॉडर्न एजुकेशन का। और लॉर्ड मैकले जो है इन्होंने कहा था कि जो ओरिएंटल लर्निंग है वो यूरोपियन लर्निंग से सुपीरियर नहीं है बल्कि इन्फीरियर है, ये लॉर्ड मैकले ने कहा था, जो कि वैसराय रह चुके हैं। ठीक है, हु फर्स्ट काइंड द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन है ये यूज किसने किया था वो नहीं पूछा है, इस टर्म को सबसे पहले किसने दिया था हमसे वो पूछा गया है। तो ये टर्म जो है वो दी है मौलाना हसरत मोहिनी ने, सबसे पहले इन्होंने दी थी 1921 में, लेकिन इस टर्म को यूज करने वाले पहले शख्स जो है वो है शहीद आजम भगत सिंह। ठीक है, जो शहीद आजम भगत सिंह जी जो हैं इन्होंने इस टर्म को सबसे पहले यूज किया है, ये नारा इन्होंने दिया है, लेकिन इस टर्म को देने वाले पहले जो शख्स थे उसका नाम है मौलाना हसरत मोहिनी, 1921 के अंदर उन्होंने ये टर्म दी थी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अक्यूज्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रे पिटीशन एंड प्रोटेस्ट, मतलब किसने कहा था, किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की को मतलब बोला कि ये एक ऐसी पार्टी है जो कौन सी पॉलिटिक्स खेलती है, पॉलिटिक्स ऑफ प्रे, पॉलिटिक्स ऑफ पिटीशन, पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट, ऐसे काम करने वाली पार्टी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। तो ये किसने बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इस किस्म की पार्टी है जो पॉलिटिक्स ऑफ ट्रिपल पी वाली साजिश करती है, तो ये कहा है बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिक्स प्रे पिटीशन और प्रोटेस्ट की ज़्यादा बात करती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म है हमारे पास एनी बसंत। ठीक है, ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो है ये रह चुकी हैं एनी बसंत, किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ईयर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, और ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो कौन है और उनका ईयर क्या है वो भी आप मुझे बताइएगा। ठीक है, कानपुर सेशन में ये रह चुकी हैं फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कानपुर सेशन में वो थी। ईयर कौन सा था, उस शख्स का नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एनी बसंत जो कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट रही चुकी हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप मुझे इसका ईयर और सेशन बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। Which of the following gases is responsible for acid rain?
एसिड रेन जो हमारे पास होती है, ठीक है, जब पीएच वैल्यू जो है 5 से नीचे रहता है रेन का, तो उस रेन को एसिड रेन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अब ऐसी कौन सी गैसेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए, तो वो हमारे पास दो गैसेज है, एक होती है सल्फर डाइऑक्साइड और एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर द मेनली टू गैसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ओजोन का जो फार्मूला है वो है O3, मतलब 3 एटम्स होते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के। सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला है SO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला है CO, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ओजोन, और इसमें से दो ये गैसेज हैं जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक मार्केट वैल्यू है सारी फाइनल गुड्स, जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती है उनकी एक मार्केट वैल्यू है। तो वो गुड्स कहाँ पे प्रोड्यूस्ड की जाती है? क्या वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड की जाती हैं? बिल्कुल ठीक है। क्या उनको डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से प्रोड्यूस किया जाता है? बिल्कुल ठीक है। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनसे प्रोड्यूस्ड किया जाता है? बिल्कुल ठीक है। तो मतलब डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जितनी भी फाइनल एंड गुड्स जो हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है उनकी मार्केट वैल्यू वो जो है हमारी जीडीपी के अंदर आती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या है? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है। ये 4 फैक्टर्स हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और ये 4 के 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है जीडीपी के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काम क्या क्या हैं? ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशंस ओवर द सप्लाई ऑफ मनी इन मार्केट, बिल्कुल ठीक है। बोलता रिस्पॉन्सिबल है कि इशुएंस करता है नोट विद इन द कंट्री, ठीक है। इशुएंस ऑफ नोट्स की जगह अगर इनमें करेंसी लिखा होता तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। इट एक्ट्स एज बैंकर, एक बैंकर की तरह काम करता है गवर्नमेंट के लिए भी और दूसरे बैंक्स जो होते हैं कंट्री में उनके लिए भी। तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इशुएंस ऑफ करेंसी की बात अगर हम करें, नोट्स को भी ये इशू कर सकता है, नोट्स, ठीक है। तो ये भी हम ठीक मान लेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इशुएंस ऑफ नोट्स, ठीक है। इसने कॉइन्स की बात अगर की होती तो वो जो है आरबीआई के ऊपर जो है ये जो नोट्स जो है वो आरबीआई तो इशू करता है कॉइन्स, लेकिन इसके ऊपर सिग्नेचर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं वो नहीं होता है। यहाँ पे बात नोट्स की गई है, तो नोट्स हमारे पास करेंसी के नोट्स ही आते हैं, तो ये ठीक बात है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, 3 की 3 ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आरबीआई को बैंकर्स ऑफ बैंक भी कहा जाता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जो है आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी जो है, ठीक है, ये भी जो है आरबीआई का इसमें अहम रोल होता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है। तो ये सब काम जो है हमारे किसके अंदर आते हैं? सेंट्रल बैंक जो इंडिया का है इसके अंदर आते हैं। आप मुझे बताइएगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है ये कब बना हुआ है, ईयर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? प्रेजेंट गवर्नर जो है आरबीआई के कौन है वो भी आप मुझे बताइएगा एज 2024, ठीक है। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं, ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बेल आइकन को भी हिट करिएगा, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। मिलते हैं फिर ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।